क्रेमर रूल की ये लास्ट क्लास है। आज की इस क्लास में हम लोगों को दो पार्ट पर डिस्कस करना है। पहला कि अगर हमें तीन इक्वेशंस दी जाती हैं लेकिन दो वेरिएबल्स की हों तो उसको हम क्रेमर से कैसे सॉल्व करते हैं, और जो दूसरा कि एक आर्टिकल रह गया था ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस का, कि हमें तीन वेरिएबल की इक्वेशन दी जाती है और उसमें कहा जाता है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन है या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। बस एक समरी बहुत जल्दी से बता देता हूँ, फिर क्लास शुरू करता हूँ। ट्रिवियल का मतलब कि अगर जो इक्वेशन दी है उसमें सॉल्व करने पर x, y और z तीनों के ही मान 0 आ जाते हैं तब वो ट्रिवियल सॉल्यूशन है। लेकिन अगर वो मान बहुत सारे आते हैं, 0 के अलावा भी बहुत सारे आते हैं, तब वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। कैसे करते हैं चलिए क्लास में। अब क्रेमर रूल पे हम लोग उस इक्वेशन पे बात करते हैं या उस सिस्टम पे बात करते हैं जब वेरिएबल तो दो हैं लेकिन इक्वेशंस तीन है, और जो क्वेश्चन दिया जाता है उसमें ये लिखा जाता है कि हमें इस साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करना है लेकिन क्रेमर रूल से करना है। जैसे ही तीन, अब सिंपली पहले बात कर ली जाए तो तीन इक्वेशन का मतलब हुआ, दो वेरिएबल होने का मतलब हुआ कि जो x और y के मान इसको सेटिस्फाई करें वही इसको भी करें और वही इसको भी करें। नॉर्मली हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि पहली और दो को अगर हम सॉल्व करें तो उससे x और y का जो भी मान है वो अगर हम तीसरी इक्वेशन में रखें तो तीसरी इक्वेशन का RHS सेटिस्फाई होना चाहिए। ये तो हो गई सिंपल अलजेब्रा। लेकिन जब हम क्रेमर रूल पर बात करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से सॉल्व करने के मेथड्स आते हैं, हम उस पर बात करते हैं। पहला मेथड जो हमें अप्लाई नहीं करना है, मैं दोबारा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये केवल बताने के लिए है पर इसको हम कभी यूज में नहीं लाएंगे। उस मेथड के अकॉर्डिंगली हम इन तीन इक्वेशन में पेयर वाइज कोई दो दो इक्वेशन सेलेक्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट एंड सेकंड का पेयर बनाया, सेकंड एंड थर्ड का बनाया और फिर थर्ड एंड फर्स्ट का बनाया। वो जो दो इक्वेशन हमने ली हैं, जैसे सपोज हमने फर्स्ट और सेकंड का बनाया, तो हमने पहले लेक्चर में जो दो वेरिएबल सॉल्व करने का मेथड पढ़ा था कि इसका मतलब एक डिटर्मिनेंट बनाई d जो कि केवल कोफिशिएंट से थी, फिर d1 के लिए RHS रख दिया और इसी तरह RHS में C1 C2 DHS के कोफिशिएंट हटा के रख दिया और इसी तरह से D2 के लिए y के कोफिशिएंट्स को हटा करके C1 C2 रख दिया। x इज इक्वल D1 अपॉन D, जो कि हम लोगों को याद था कि x इज इक्वल D1 अपॉन D, और सिमिलरली y इज इक्वल D2 अपॉन D से हम x और y के मान जान जाते हैं। मैंने इनसे x और y के मान निकाले, फिर दूसरी और तीसरी इक्वेशन से x और y के मान निकाले और तीसरी और पहली इक्वेशन से x और y के मान निकाले। अगर ये मान सेम आए, यानी जो x y इससे इससे आया, जो इससे इससे आया और जो इससे इससे आया वो सेम आए, तो इसका मतलब ये निकला कि ये रिजल्ट तीनों के लिए सेम है, दैट मीन्स वही उनका सोल्यूशन है। तो इसका मतलब वो उसका यूनिक सोल्यूशन है, और अगर सोल्यूशन है तो हम कहते हैं सिस्टम इज कंसिस्टेंट। लेकिन अगर पहली दूसरी इक्वेशन से जो x और y के मान आए थे वो तीसरी और पहली से नहीं आए, तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि इसका मतलब तीनों इक्वेशन के लिए एक ही x और y सेटिस्फाई नहीं करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो इसका माने वो कॉमन सोल्यूशन माना नहीं जा सकता। दैट्स वाई अब हम यहाँ कहते हैं कि इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा और सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। लेकिन प्रैक्टिकली सोचो, क्या ये बहुत टाइम टेकिंग नहीं है? और दूसरा, हमारे पास जो एक क्वेश्चन कंपटीशन में आया हुआ है, मैं उसकी बात अभी करूंगा, लेकिन पहले मैं इसको सोचो कि इस मेथड से तो सॉल्व करना बहुत टफ हो जाएगा, फिर हम क्यों क्रेमर लगाएंगे, सीधे नहीं सॉल्व करेंगे, ये उचित नहीं है। अब आ जाते हैं मेथड 2 पर। मेथड 2 पर सॉल्व करने के लिए हम जो RHS होता है उसको पूरा एक तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं, और उसको ट्रांसफर करने के बाद अब यहाँ पर एक 3/3 के डिटर्मिनेंट्स बनाते हैं जो कि A1 B1 और -C1 से बनती है। इसी तरह A2 B2 और -C2, A3 तीसरी इक्वेशन से A3 B3 और -C3। अब इस D को हमें कंपेयर करना है, यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कंपेयर करना है जो हमें यह बताएगी कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और उसके लिए हम 3 लाइन की इक्वेशंस पर काम करते हैं। जैसे पहला केस हो सकता है तीनों लाइंस अलग अलग काटती हैं, तो स्वाभाविक है कि उनकी स्लोप अलग अलग होंगी, और स्लोप अलग अलग होंगी तो इसका मतलब जो उनके x और y के रेशियो होंगे वो अलग अलग होंगे। ऐसी स्थिति में उनके जो काटने वाले पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे, वो कभी कॉमन नहीं हो सकते। इसका मतलब जो xy इसके लिए है
वो इसको तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा। तो कॉमन सोल्यूशन जो तीनों को सेटिस्फाई करे वो नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता इसका मतलब नो कॉमन सोल्यूशन। मैं दोबारा कर रहा हूं, ऐसी स्थिति में डिटरमिनेंट जीरो नहीं आता है। जैसे एक एग्जांपल, एक क्रेमर रूल से मेरे से कहा गया सॉल्व कीजिए 2x प्लस वाई इज इक्वल 2, 2x माइनस 3y इज इक्वल -6 एंड x माइनस 2y इज इक्वल 2। हम लोगों ने जब इसको ग्राफिकली ड्रा किया तो ये तीन लाइनें कुछ ऐसा डायग्राम बना रही थी। इसका मतलब पहली और दूसरी लाइन जहां काट रही थी वहां तीसरी थी ही नहीं, तो इनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट थे वो अलग अलग थे। इसका मतलब कॉमन सोल्यूशन नहीं हो सकता था। अब इसको डिटरमिनेंट से चेक करते हैं। हमने x के कोफिशिएंट्स 2, 2 और 1, y के कोफिशिएंट 1, -3 और -2 और RHS जो कि इस तरफ ले आए हैं। इसका मतलब जब इधर लाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, ये प्लस का 6 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। एक डिटरमिनेंट बनाते हैं। जब ये डिटरमिनेंट हम सॉल्व करते हैं तो d का मान 0 नहीं आता है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि अगर d 0 नहीं आया तो केस 1 के अकॉर्डिंगली एक कॉमन सोल्यूशन नहीं हो सकता। अब जैसे फिर से एक बार देखते हैं कि तीन इक्वेशंस हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा। दो वेरिएबल्स की इक्वेशन है तो इस पे हम लोगों ने d बना लिया और अब बात करते हैं कि d 0 नहीं आया। अगर d 0 नहीं आया तो अब दूसरे केस पर डिस्कस करते हैं। हो सकता है उनमें से कोई दो लाइन पैरेलल हो और एक तीसरी लाइन जो हो वो पैरेलल ना हो, इंटरसेक्टिंग हो। लेकिन अगर ऐसा भी होगा तो क्या वो लाइंस कॉमनली एक साथ एक एक्स और वाई दे सकती हैं? नहीं दे सकती। इसका मतलब उनमें कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा और सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। जैसे एक एग्जांपल है, एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल 7, 3x माइनस वाई इज इक्वल 4। अब इसमें हम वैसे देखें तो डायरेक्टली हमको दिखाई दे रहे हैं कि पहली और दूसरी इक्वेशन ये पैरेलल लाइंस है, जबकि तीसरी पैरेलल नहीं है। इसका मतलब हम जानते तो स्टार्ट से ही है, पर उसने कहा क्रेमर रूल से सॉल्व करो तो कैसे करना है। हमने इसके RHS को एक तरफ लेके आए और उसके बाद एक डिटरमिनेंट बनाई। x के कोफिशिएंट 1, 2, 3, y के कोफिशिएंट 1, 2 एंड -1 और जो RHS से ट्रांसफर होकर के कांस्टेंट्स आए थे, संख्याएं आई थी, वो थी -5, -7 और -4। इसको कैलकुलेट किया और वो 0 नहीं आया। अब हम इस बात को यहाँ से एक डिसीजन के तौर पे जान सकते हैं कि किसी भी तीन इक्वेशन जिनमें दो वेरिएबल यूज किए जाते हों, उनके RHS को अगर हम एक तरफ ले आए, उनसे एक डिटरमिनेंट बनाएं और उस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 नहीं आ रही है तो इसका मतलब वो इक्वेशंस कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं रखती होंगी और कॉमन सोल्यूशन नहीं है, इस कारण इक्वेशंस के सिस्टम को इनकंसिस्टेंट कहा जाएगा। अब आते हैं इसके बाद दूसरे पार्ट में। हो सकता है d 0 आ जाए, लेकिन उस डिटरमिनेंट के मान का 0 आना हमें कोई गारंटी नहीं देता कि वो सोल्यूशन होगा ही। इसलिए हम इसको एम्बिग्यूटी कंडीशन कहते हैं। इसका मतलब जब हम ऐसी किसी डिटरमिनेंट को सॉल्व करें और वो 0 आ जाए तो हम कभी पहले से श्योर नहीं हो सकते कि सिस्टम कैसा होगा। हो सकता है वो कंसिस्टेंट हो और हो सकता है वो कंसिस्टेंट ना। जैसे इस एग्जांपल से समझना शुरू करते हैं। अब इस पर d इज इक्वल 0 के लिए केस फर्स्ट। हो सकता है लाइन जितनी लाइंस हैं वो कॉन्करेंट हो। हमने कोऑर्डिनेट में पढ़ा है कि अगर हमारे पास तीन लाइंस कॉन्करेंट होती हैं, कॉन्करेंट का मतलब होता है कि अगर तीनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेम हो, मतलब यहां से अगर लाइन काट करके कहीं और जा रही होती तो उनके पॉइंट्स अलग होते, तब वो कॉन्करेंसी नहीं होती, नॉन कॉन्करेंट लाइन कहलाती। लेकिन अगर उनके पॉइंट सेम है तो ये कॉन्करेंट लाइन कहलाती। हमने ये कोऑर्डिनेट पे पढ़ा है कि कॉन्करेंट होने पर उनके कोफिशिएंट और कांस्टेंट से बनने वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। और हम ये भी जानते हैं वो कॉन्करेंट है, इसका मतलब उनमें एक कॉमन सोल्यूशन होगा, और अगर कॉमन सोल्यूशन होगा तो इसका मतलब हम सिस्टम को कंसिस्टेंट भी कहेंगे। लेकिन एक्चुअली इसको करने के लिए हम कैसे करते हैं क्वेश्चन की, जैसे ही हम पहले देखते हैं कि d 0 आ गया, हमें तीन लाइन दी गई, RHS को ट्रांसफर किया, d कैलकुलेट किया और वो 0 आ गया, तो हम कभी पहले से नहीं जानते कि क्या है। हम कहते हैं कि हो सकता है सिस्टम कंसिस्टेंट हो सकता है कंसिस्टेंट ना हो। d के 0 आने के बाद जैसे इस एग्जाम्पल को मैंने सॉल्व किया, d 0 आ गया, तो मैं अभी कुछ नहीं जानता कि ये क्या है। आगे जानने के लिए अब हम इनमें से कोई दो इक्वेशंस को ले लेते हैं, जो आपका मन करे वो दो इक्वेशन। जैसे मैंने पहली और दूसरी इक्वेशन को लिया,
और अब दो वेरिएबल के सिस्टम से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि दो वेरिएबल में हमने पढ़ा था कि x और y के कोफिशिएंट से एक डिटरमिनेंट d, फिर x के कोफिशिएंट हटाकर उनकी जगह RHS की वैल्यू डालकर के d1, y के कोफिशिएंट हटाकर उनकी जगह RHS की वैल्यू डालकर के d2, और इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं x जो कि d1/d है। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो d-8 आया था, d1 0 था, इसका मतलब x का मान 0 था। y d2/d था, d2 -16 था और ये -8 था, यानी ये 2 आ गया। लेकिन अभी हम रुके नहीं, अब ये जो निकले हुए x और y है, अभी हमारे पास एक इक्वेशन बाकी है, थर्ड इक्वेशन। हम उस x और y को उस थर्ड इक्वेशन में रख देते हैं, यानी x को 0 और y को जब 2 डालें तो क्या RHS सेटिस्फाई होता है? अगर RHS सेटिस्फाई होता है तो इसका मतलब यस, ये इसका सोल्यूशन है। और अब हम इस तरह से कह सकते हैं कि इसका मतलब उनमें एक कॉमन और यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। और अगर यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, दैट मीन्स इक्वेशन कंसिस्टेंट है। हो सकता है कि वो जो 3 लाइंस हमें दी गई हैं उनमें से कोई 2 आइडेंटिकल हो, यानी कोइंसिडेंट हो, और एक लाइन अलग हो। तब ऐसी स्थिति में वो जो 2 लाइंस होंगी वो एक के ऊपर एक होंगी, पर जो तीसरी लाइन होगी वो कहीं ऐसी जगह काटती होगी कि कॉमनली उनमें एक सोल्यूशन होगा। और अगर एक सोल्यूशन होगा इसका मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। दूसरी बात ऐसे कि अगर 2 लाइन आइडेंटिकल होंगी, सेम होंगी, तो इसका मतलब 2 रो सेम हो जाएंगी, और 2 रो सेम हो जाएंगी तो d यानी डिटरमिनेंट तो 0 आएगा। इसका अर्थ फिर दोबारा, अगर डिटरमिनेंट 0 आता है तो हम क्रेमर रूल के अकॉर्डिंगली कभी पहले से नहीं जान सकते कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो उन्हें सॉल्व करने के मेथड्स क्या है उस पर बात करते हैं। जैसे हमें ये 3 इक्वेशन दी जाती हैं, x + y = 4, 2x + 2y = 8 और x - y = 2। जैसा कि पहली और दूसरी इक्वेशन में हम देखते हैं कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 सेम है। इसका मतलब ये दोनों लाइन एग्जैक्टली सेम है, कोइंसिडेंट लाइन है। पर तीसरी लाइन सेम नहीं है, इसका मतलब ये लाइन इसको एक पॉइंट पर काटेगी। क्रेमर रूल से सॉल्व करने के मेथड्स में जैसा बताया गया है कि हम सबसे पहले RHS को ट्रांसफर करते हैं और एक डिटरमिनेंट बना लेते हैं। x के कोफिशिएंट 1 2 1, y के कोफिशिएंट 1 2 एंड -1, और RHS से उधर ले जाने पर -4 -8 एंड -2। तो अगर हम इससे कॉमन निकाल लें तो 1 1 एंड -4 रह जाएगा। इसका मतलब पहली और दूसरी रो सेम हो जाएगी और डिटरमिनेंट का मान 0 आ जाएगा। फिर से रिमेंबर, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि d 0 आया, इसका मतलब मुझे भी क्वेश्चन आगे करना है, क्योंकि अभी मैं श्योर नहीं हूं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तब आइडेंटिकल इक्वेशंस में से कोई एक इक्वेशन और बची हुई दूसरी इक्वेशन को हम अलग लिख लेते हैं, और इसके बाद फिर एक बार हम इसको 2 वेरिएबल के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। अब 2 वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट्स का मतलब ये हो गया कि हम एक डिटरमिनेंट t बनाते हैं जो कि x के कोफिशिएंट से और y के कोफिशिएंट से बनती है। फिर एक डिटरमिनेंट t1 बनाते हैं जिसमें x के कोफिशिएंट को हटाकर उसकी जगह RHS लिख देते हैं, y एडिट रहता है। एक डिटरमिनेंट t2 बनाते हैं, इस बार y के कोफिशिएंट हटाकर उसकी जगह RHS लिख देते हैं और इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट हम जानते हैं x क्या होता था, वहां d1/d होता था, तो इसका मतलब यहां t1/t हो जाएगा और y हो जाएगा t2/t। इन्हें कैलकुलेट करते हैं और एक सोल्यूशन मिलता है 3 and 1। ऑब्वियसली है कि इसका मतलब कोई दूसरा सोल्यूशन हमें नहीं मिल सकता, दैट मीन्स 1 कॉमन सोल्यूशन हमें इनमें मिल जाता है। और अगर हमें 1 कॉमन सोल्यूशन मिलता है तो इसका मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है। ओके, अब जैसे जो 3 इक्वेशंस हमें लाइंस की दी हैं, ऐसे कंपेयर करते हैं कि वो 3 की तीनों एक दूसरे से पैरेलल है। तो अगर तीनों ही लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब ये हुआ कि उनमें कोई सॉल्यूशन कॉमन नहीं हो सकता, और जब सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि क्रेमर रूल से हमसे कहा जाता है सॉल्व कीजिए x + y = 1, 2x + 2y = 3 और 3x + 3y = 5। अब देख रहा है जैसे कि c1/c2 सेम नहीं है, a1/a2 को, तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल है। इस स्थिति में हमने सबसे पहले जो इसका RHS है उसको एक तरफ ले गए, एक डिटरमिनेंट बनाई
एक्स के कॉफिशिएंट 1 2 3, वाई के भी कॉफिशिएंट 1 2 3 और आरएचएस से इधर वैल्यू लाकर -1 -3 और 5। दो कॉलम सेम है, इसका मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डिटर्मिनेंट 0 आएगा। लेकिन अब फिर वापस आते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, डी का मान 0 आ जाए इस पोजीशन में, तो हम कभी ये श्योर नहीं है कि कंसिस्ट है या इनकंसिस्टेंट है। और इसके लिए हम आगे चेक करते हैं। उस चेक करने के लिए हम उन तीन में से कोई दो इक्वेशंस ले लेते हैं। जैसे हमने फर्स्ट एंड सेकंड ले ली, यहां कोई भी दो ले सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल 1, 2x प्लस 2y इक्वल 3, और दो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। x और y के कोफिशिएंट से एक डिटर्मिनेंट t बनाते हैं। इसी तरह जब t को कैलकुलेट करते हैं वो 0 आता है। x के कोफिशिएंट की जगह उसके RHS वैल्यू डाल देते हैं, एक t1 बनाते हैं और t1 0 नहीं आता है। तो हम जानते थे x का मान यहां पे d1 अपॉन डी, जो कि यहां t1 अपॉन टी होगा, जिसमें t1 कोई एक संख्या है जबकि ये 0 यानी x डिफाइन ही नहीं हुआ। अब ये सोचिए अगर x डिफाइन नहीं हुआ तो क्या सम उनका कभी 1 एक कांस्टेंट नंबर आ सकता है? यानी ये इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती है, और अगर इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती इसका मतलब नो सॉल्यूशन और सिस्टम इनकंसिस्ट हो जाता है। फिर इस पूरे आर्टिकल के लास्ट केस पर आते हैं। अब ये इमेजिन करते हैं कि जो तीन लाइन दी जाती हैं ये तीन की तीनों कोइंसिडेंट है, आइडेंटिकल, एक के ऊपर एक चढ़ी। तब ऐसी स्थिति में सारी लाइन अगर एक के ऊपर एक चढ़ी होंगी तो उनके सॉल्यूशंस, हर सॉल्यूशन उनमें कॉमन होगा। इसका मतलब तब इस स्थिति में इसको कहते हैं कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। अब अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो इसका मतलब सॉल्यूशन है, तो दैट मीन कंसिस्टेंट है। जैसे x प्लस वाई इक्वल 1, 2x प्लस 2y इक्वल 2, 3x प्लस 3y इक्वल 3, ये कोई तीन इक्वेशन हमें दी जाती हैं और मुझसे कहा जाता है बताइए कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। पहले डिटर्मिनेंट बनाया, x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और RHS से इसको ट्रांसफर करके लाए, डिटर्मिनेंट 0 आ गया, क्योंकि वो दिख भी रहा होगा आपको कि 0 आना ही है, वो 0 आ गया। लेकिन फिर वापस अगर डिटर्मिनेंट 0 आया तो इस सिस्टम में हम अभी ये नहीं जानते कि कंसिस्टेंट कहा जाए या इनकंसिस्टेंट कहा जाए, इसलिए आगे सेलेक्ट करते हैं। और जब आगे हम इसको सॉल्व करें तो कोई भी दो इक्वेशन ले ली जाती हैं। मैंने दो इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल 1 एंड 2x प्लस 2y इक्वल 2 ले ली। टू वेरिएबल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फिर t निकाला जो कि 0 आ गया। x के कोफिशिएंट की जगह 1 एंड 2 डाला और उससे t1 बनाया, वो भी 0 आया। और ऐसे y के कोफिशिएंट को RHS से जब रिप्लेस किया तो t2 आया, वो भी 0 आया। और अब याद करिए टू वेरिएबल कॉन्सेप्ट में कि अगर ये t1 अपॉन टी दोनों ही 0 है, t2 अपॉन टी दोनों ही 0 है, तो इसका मतलब अब वो लाइंस आइडेंटिकल है। तो अगर वो लाइंस आइडेंटिकल हैं तो दैट मीन्स उनमें बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। वो सोल्यूशन हम डिफाइन कैसे करते हैं, तब हम लेट कर लेते हैं कि x अगर k है जाके एक रियल नंबर है तो ऑब्वियसली y 1 माइनस k हो जाएगा। इसका मतलब जितने k के मान होंगे यहां पर हम रखते जाएंगे उतने ही ऑटोमेटिकली y के भी मान हो जाएंगे। तो मान या वैल्यूज एक से ज्यादा हो जाएंगी, और जब वैल्यू एक से ज्यादा हो जाएंगी तो हम यहां बोलते हैं कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। सोल्यूशन है, इस कारण सिस्टम को हम कंसिस्टेंट कहते हैं। एक क्वेश्चन इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि जब हमारे पास तीन इक्वेशंस हो और दो वेरिएबल हो तो कैसे क्वेश्चन सामने आएंगे। जैसे इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हैव मोर देन वन सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। तो अब यहां पर वो क्या कहता है कि x प्लस के प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल 0, x प्लस के प्लस 2 इंटू वाई माइनस के प्लस 1 इज इक्वल 0, 3x प्लस 8y माइनस के प्लस 2 इज इक्वल 0। जैसे ही क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि जो इक्वेशन या जो सिस्टम दिया गया है वो कंसिस्टेंट है, इसका मतलब उसमें जो सॉल्यूशंस हैं, और ये हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर सॉल्यूशन हो तो d उसके द्वारा बनने वाली डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। हालांकि जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो ऐसे में हमें चेक भी करना पड़ता है कि कहीं वो तीनों लाइन पैरेलल तो नहीं है। तो इससे हम जब रिजल्ट्स आ जाते हैं तब लास्ट में जाकर ये चेक करेंगे। पहले स्टार्ट ऐसे लेते हैं कि हमने x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट से एक डिटर्मिनेंट बनाई। हमें मालूम है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इसलिए उस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन 0 आना चाहिए। अब जब उस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करते हैं तो पूरा सॉल्व करने पर k की एक इक्वेशन बन जाती है जो कि 3k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 5 इज इक्वल 0 आ सकती है, आएगी जहां तक। देन और इसको सॉल्व करते हैं तो k के दो रिजल्ट्स आते हैं, k इज इक्वल 1
और k इज इक्वल माइनस का 5/3। लेकिन हम यहां पर अभी आंसर नहीं कह सकते, क्योंकि हमको क्वेश्चन में वापस ये डाल करके देखना होता है कि कहीं किसी वैल्यू से वो पैरेलल तो नहीं हो जाती हैं। तो हम लोग इस k की वैल्यू को वापस इक्वेशन में डालते हैं, k यानी 1, तो ये इक्वेशन इस तरह से x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल 0, x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल 0, 3x प्लस 8y माइनस 3 इज इक्वल 0 बन जाती है। जैसा कि यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि a1/a2 और b1/b2 सेम नहीं है, और ऐसे यहां भी नहीं है, इसका मतलब ये लाइंस पैरेलल नहीं है। अब अगर ये तीनों लाइन पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो एक्सेप्टेबल है, और एक्सेप्टेबल है तो k की इक्वल टू 1 उसका एक रिजल्ट हो सकता है। सिमिलरली इसी तरह से k इज इक्वल माइनस 5/3 को प्लॉट करेंगे और फिर से चेक करेंगे कि अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि इक्वेशंस पैरेलल आ जाएं, तो इसलिए हमें ये जरूर चेक करना होगा कि वो तीनों लाइंस में इक्वेशन पैरेलल नहीं आनी चाहिए, और अगर नहीं आती है तो हम उस मान को भी यहाँ पर अपने रिलेशंस में या अपने आंसर्स में शामिल करते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर आया था k इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल माइनस 5/3। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, केवल रिजल्ट निकल जो आते हैं वही आंसर नहीं होते, उन आंसर को वापस ओरिजिनल इक्वेशन में रख के चेक करना बहुत जरूरी होता है, और चेक करने के बाद अगर वो तीनों लाइन पैरेलल होती हैं तो भी उसका d 0 होगा, लेकिन तब हम उसमें सोल्यूशन नहीं पा सकते, इसलिए उस मान को हमें छोड़ना होता है। प्लीज ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की। अब बात कर रहे हैं इसका लास्ट पार्ट जो है ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। पहले ही हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई हमारे पास ऐसी इक्वेशंस हैं जिसका RHS 0 है, तब ऐसी स्थिति में हमारे पास दो रिजल्ट्स हो सकते हैं, या तो जो वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे 0 हों, और या फिर उन वेरिएबल्स के एक से ज्यादा रिजल्ट्स हों, भी कह सकते हैं कि रैशनल रिजल्ट हो। तब इस स्थिति में इसको दो पार्ट में बांट देते हैं कि अगर सारे ही वेरिएबल्स के रिजल्ट्स 0 हैं तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, और अगर वो सारे वेरिएबल्स के रिजल्ट इनफाइनाइट मैनी बहुत सारे हैं तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। मेथड क्या होता है एक बार फिर से बात कर लें। जैसे तीन इक्वेशंस तीन वेरिएबल्स की दी जाती हैं, और इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि अब की बार हम ये देखते हैं कि उन तीनों का जो RHS है वो 0 है। पहले एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं x के, y के और z के कोफिशिएंट से। अब अगर उन तीनों इक्वेशन के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर उसका रिजल्ट 0 नहीं आता है, फिर जब D1 हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता है कि हम x के कोफिशिएंट्स को हटाकर उसकी जगह RHS डाल देते हैं, और RHS जब 0 है तो D1, D2 या D3 सबको 0 ही आना है। फिर वापस हम फार्मूले पर आते हैं। क्रेमर्स के अकॉर्डिंग हम जानते थे x d1/d है, d1 0 है, d कोई एक नंबर है, इसका माने x भी 0 आना है, y भी 0 आना है और z भी 0 आना है। तब ऐसे सॉल्यूशन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। लेकिन अब अगर बाय द वे ऐसे सोचते हैं कि xyz 0 ना होकर कुछ एक रेशियो के रूप में होते, जैसे xk, y2k और z3k होता, तो यहां पर जब हम इसको रखते तो ये भी सेटिस्फाइड होता और RHS तो तब भी 0 होता। लेकिन अब अगर k कोई एक रियल नंबर है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो इसका मतलब xyz के बहुत सारे रिजल्ट्स आ सकते हैं। इस स्थिति में हम लोग इसके सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं, और उस पार्ट के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने डिटर्मिनेंट बनाई थी, अगर वो 0 आ जाए, D1, क्योंकि RHS में जब 0 डालेंगे तो D1, D2, D3 तो 0 आना ही है, तब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल हम जानते थे कि इसका मतलब उनमें इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। दैट मीन्स जब सॉल्यूशन इन्फिनाइट मैनी हो जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, हाँ उनमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम k को 0 डाल दें तो उसका एक सॉल्यूशन x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0 भी होगा, लेकिन वो सारे सॉल्यूशन में कोई एक सॉल्यूशन होगा। जबकि ट्रिवियल होने पर सिर्फ और सिर्फ 0 ही सोल्यूशन होगा, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं होगा। यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है, कभी कभी बच्चे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि k को 0 डाल दें तो भी तो 0 हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, लेकिन k को 1 भी डाल सकते हैं, जबकि यहाँ पर हम x और y और z की जगह कुछ और नहीं लिख सकते। तो ये डिफरेंस होता है कि इसका मतलब यहाँ k की बहुत सारी वैल्यू हमें मिल सकती है, k की वैल्यू डालने पर x y z की बहुत सारी वैल्यू मिल सकती है, इसलिए ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होता है।
अब बिल्कुल लास्ट में इसके एक समरी पर बात कर लें कि हम इसको ऐसे समझते हैं कि अगर जितनी भी इक्वेशंस दी हैं उन सब का आरएचएस जीरो हो, सारी इक्वेशंस में आरएचएस जीरो है, तो हम कभी भी शुरुआत में ही कभी ये दावा नहीं करेंगे कि वो ट्रिवियल है। अक्सर ऐसा गलती होती है कि बच्चे जब जीरो देखते हैं तो बोलने लगते हैं ट्रिवियल है। नहीं, हम जब तक डी कैलकुलेट नहीं कर लेंगे तब तक आगे नहीं बता सकते। इसलिए हमें इसके बाद क्या करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले डी कैलकुलेट करना पड़ेगा। डी अगर जीरो नहीं आता है तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं, और वो डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ जाता है तो इसका मतलब वो एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब ये दो एग्जांपल्स हैं जिनको देख लिया जाए। जैसे एक क्वेश्चन में कहता है कि एक स्टेटमेंट इज गिवन दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तीन इक्वेशन दी जाती हैं, 5x + 2y - z = 0, x - 3y + z = 0, 2x + y - 2z = 0 हैज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। फिर वो पूछता है कि ये जो हमने स्टेटमेंट दिया ये ट्रू है या फॉल्स। कभी भी आरएचएस में दिए हुए जीरो देख करके हमें तुरंत डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हमें पहले उसकी एक डिटर्मिनेंट बनानी चाहिए। हमने x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट से एक डिटर्मिनेंट बनाई, उसे कैलकुलेट किया। आई थिंक आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा प्लीज इसको, क्योंकि रफली कैलकुलेट किया है, वो 26 आ जाता है। हमें 26 से कोई मतलब नहीं, मतलब इससे कि क्या वो जीरो तो नहीं आया। जब हम देखते हैं ये जीरो नहीं आया, अब हम प्रिंसिपल पर जाते हैं तो हमें पता है कि x के कोफिशिएंट हटाएंगे, उसकी जगह आरएचएस के जीरो डाल देंगे, तो इस तरह d1 भी जीरो आएगा, d2 भी जीरो आएगा और d3 भी जीरो आएगा। अब फार्मूला हमारे पास क्या होता है, हम जानते हैं कि जहां x, y, z इन सब के लिए हमारे जो फार्मूले हो जाते हैं वो d1/d, d2/d और d3/d हो जाते हैं। तो जब d1 जीरो है, d जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये सारे जीरो हो जाते हैं, और जैसे ही सारे रिजल्ट जीरो हो जाते हैं तो दैट मीन वो एक ट्रिवियल सॉल्यूशन है, यानी जो स्टेटमेंट दिया गया है वो एक ट्रू स्टेटमेंट है। ऐसे ही एक दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, प्लीज एक बार इसको और अच्छे से आप देख लीजिएगा, आप रिवाइंड करके आराम से देखिएगा इसको फिर से। एक और क्वेश्चन पर आते हैं, जब वो हमसे ये कहता है गिवन दैट द इक्वेशंस, ये इक्वेशन दी जाती हैं तीन, x + y - z = 0, x - 2y + z = 0, 3x + 6y - 5z = 0 हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। अगर वो ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो उसके सॉल्यूशन में सिर्फ जीरो होता है, इसका मतलब केवल एक सॉल्यूशन है, वो इनफाइनाइट मेनी नहीं है। लेकिन अगर x, y और z किसी रेशियो के रूप में आपको आंसर में मिलते हैं तो इसका मतलब उस रेशियो को चेंज कर करके हम तमाम रिजल्ट्स बना सकते हैं, तब हम उसको कहते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। फिर कहता है बताइए ट्रू कह रहा है या फॉल्स है। कोई बात नहीं, हम लोगों ने पूरा वही मेथड, कुछ नया करने की जरूरत नहीं, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। फिर से एक बार डिटर्मिनेंट बनाई x, y, z के कोफिशिएंट से, लेकिन इस बार जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो वो जीरो आ गया, और उसके जीरो आने के बाद हम ये तो पहले से जानते हैं कि जब x को हटाए, x के कोफिशिएंट को हटाएंगे, वहां आरएचएस के जीरो डालेंगे तो d1, d2, d3 तो जीरो आएंगे। इसका मतलब यहां से हम ये तो श्योर हो जाते हैं कि ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है। अब चाहे तो हम यहीं से खत्म कर सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन कंफर्म करने के लिए आपको थोड़ा सा और आगे जाना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इनमें से कोई भी दो इक्वेशन सेलेक्ट कर लेते हैं और उनमें से एक वेरिएबल को अपनी ओर से कुछ मान लेते हैं। जैसे हम लोगों ने माना कि z कोई एक नंबर k है और वो एक रियल नंबर है। अब इक्वेशन को हम दो जो इक्वेशन सेलेक्ट की हैं उसको k के रूप में एक्सप्रेस करने लगते हैं, यानी x + y माइनस का z उधर गया k, x - 2y प्लस का z उधर गया माइनस k। टू वेरिएबल की कॉन्सेप्ट से फिर एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं t, x के कोफिशिएंट से, इसी तरह से t1 और t2। जब हम t को कैलकुलेट करते हैं तो वो जीरो नहीं आया, और ज्यादा कैलकुलेट करते हैं तो ये -3 आता है शायद, और इसी तरह से t1 को कैलकुलेट करते समय हम RHS के k रख देते हैं, यानी t1 का मान भी इन टर्म ऑफ k आता है, तो x इस तरह से k/3 आ जाता है। ऐसे ही y कैलकुलेट करते हैं, y 2k/3 आ जाता है। इसका मतलब जितने हम k की वैल्यू डालते जाएंगे हमें उतने ही x के और y के मान मिलते जाएंगे। मैं दोबारा एक बार यहां फिर बता रहा हूं, हम k की जगह जीरो भी डाल सकते हैं, और जीरो तब ऐसी स्थिति में उन सारे सॉल्यूशंस में से कोई एक सॉल्यूशन है। इसका मतलब k को अगर आप 1, 1/2 वगैरह डालेंगे तो वो भी सॉल्यूशंस आएंगे, और इस कारण से जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो बढ़ जाते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से हियर कि हाँ ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखता है, और यार अगर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखता है तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट दिया था वो ट्रू हो जाता है।
अब एक लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट क्वेश्चन है। जब वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc, जबकि इक्वेशंस दे रखी हैं x इज इक्वल सी वाई प्लस बी जेड, वाई इज इक्वल ए जेड प्लस सी एक्स और z इज इक्वल बी एक्स प्लस ए वाई, जहां आगे वो कहता है हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। इसका मतलब इन इक्वेशंस में हम ये जानते हैं कि जो रिजल्ट आएगा वो एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो। हम ये भी जानते हैं कि यहाँ 3 वेरिएबल है और अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसको इक्वेशन फॉर्मेट में बनाना होगा, जिसके लिए पूरा क्वेश्चन वन साइडेड ले जाते हैं। अब जो फॉर्म निकल करके आता है वो होता है x एक तरफ ले जाने के बाद x माइनस सी वाई माइनस बी जेड इज इक्वल 0, सी एक्स माइनस वाई प्लस ए जेड इज इक्वल 0, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस जेड इज इक्वल 0। ये देखते हैं कि आरएचएस में सब 0 है। इसका मतलब यहां से 2 रिजल्ट हमारे दिमाग में आ सकते हैं। हो सकता है सारे एक्स वाई जेड 0 हो और हो सकता है बहुत सारे सोल्यूशन हो। तब इस स्थिति में इसको हम 2 पार्ट में बांटते थे, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। लेकिन अगर वो ट्रिवियल सोल्यूशन होता था तो मैं पता था कि इससे बनने वाली जो डिटरमिनेंट है वो कभी 0 नहीं होगी। लेकिन अगर वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो ये कंपलसरी था कि इनसे बनने वाली डिटरमिनेंट 0 होगी। और ये दिया है कि ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, इसलिए हम इनके कोफिशिएंट से एक डिटरमिनेंट बनाते हैं, फिर उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। पता है कि इसका रिजल्ट 0 ही आना है, इसलिए इसको 0 के इक्वल करते हैं और इसको जब कैलकुलेट कर लेते हैं तो अल्टीमेटली रिजल्ट निकलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac को एक और रखते हैं क्योंकि उसका मान चाहिए, और जो भी नंबर या कुछ आता है उसको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं जो कि 1 होता है। तो उसने क्वेश्चन ने पूछा था कि इसका मान क्या है, तो हम जब इसका RHS 1 देखते हैं तो इसका मतलब रिजल्ट पता लग जाता है कि इसका आंसर 1 है। ये क्लास क्रेमर रूल पर पूरी कंप्लीट की है। थोड़ी बड़ी जरूर हो गई होगी क्योंकि सारे क्वेश्चन या सारी चीजों को कवर करने के लिए हर बात को बताना जरूरी था। आप लोगों को जो भी डाउट्स है प्लीज जरूर बात कीजिए, आप कमेंट पर डालिए, उसके आंसर दिए जाएंगे और उम्मीद करता हूं कि अब अगली क्लास के लिए हम लोग और अच्छा प्रिपेयर करेंगे।